नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निधि एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस आरआरबी एनटीपीसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। हम आशा करते हैं कि इससे पहले के 2 पार्ट आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी देखिएगा। डेफिनेटली आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स में इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वीडियोस से हेल्प मिलेगी। लेट्स बिगिन टुडेज़ क्लास। पॉइंट नंबर 1, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कुल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा का कार्यकाल सीमित है और ये 5 वर्ष का ही होता है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, जबकि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। एशिया महाद्वीप है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, भारत में केसर का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन 2024 ये 19वां G20 शिखर सम्मेलन था, जिसका आयोजन ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस 19वें G20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आप बताएंगे ब्राज़ील के राष्ट्रपति, इनका नाम था लूला दा सिल्वा। G20 जो ग्रुप है, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। याद रखिएगा, भारत G20 देशों का एक हिस्सा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला G20 समिट कहाँ हुआ था, तो आप बता सकते हैं ये अमेरिका के अंदर हुआ था वर्ष 2008 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 18वां G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे वर्ष 2023 के अंदर नई दिल्ली में, भारत में। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब है हिकेटियस को। भूगोल यानी जियोग्राफी का फादर या जो जनक है, हिकेटियस को माना जाता है। नेक्स्ट, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप बताएंगे इरेटास्थेनीज को। इरेटास्थेनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इंडियन हिस्ट्री को इजीली समझने के लिए कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? तो आप बताएंगे 3 भागों में। सबसे पहला है प्राचीन भारत, सेकंड है मध्यकालीन भारत और थर्ड है आधुनिक भारत। अब हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के अंदर हुआ था और ये 16वां शिखर सम्मेलन था। इसका जो आयोजन है रूस के अंदर कजान नाम की जगह पर 22 से 24 अक्टूबर को किया गया था। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच में रूस के कजान में आयोजित हुआ था और ये 16वां शिखर सम्मेलन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को 2023 में आयोजित किया गया था और इसका जो आयोजक करता देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। 16वां जो सम्मेलन था कहाँ हुआ था? रूस के अंदर। और 15वां जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ये जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना वर्ष 2006 के अंदर हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 के अंदर। ब्रिक्स का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो आप बताएंगे चीन के अंदर है, शंघाई प्रांत में। ब्रिक्स की स्थापना के समय इसमें टोटल 4 देश थे, तब इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2010 के अंदर इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
पहला ब्रिक्स का जो सम्मेलन था वो 2009 के अंदर रूस में हुआ था। अब हम बात करते हैं जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उस पॉइंट का, कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है और ये एक्चुअली है क्या। देखिए, ब्रिक्स के अंदर BRICS 5 लेटर्स आते हैं और 5 लेटर्स 5 कंट्री के नाम को डिनोट करते हैं। जो ब्रिक्स है उसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। अब ये जो ब्रिक्स का संगठन है ये दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, यानी इकोनॉमिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक तरह से ये ग्रुप है। अब इस ब्रिक्स को हमने और आगे बढ़ाकर 5 नए देशों को भी इसमें इंक्लूड किया है, जिसमें UAE है, मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है। सऊदी अरब का जो अभी इनका जो है कंफर्मेशन पेंडिंग है कि अभी इन्हें इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये चीज़ काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भूगोल यानी जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है। भूगोल आप पढ़ते हैं, जियोग्राफी वर्ड सुनते हैं तो इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। नेक्स्ट, जस पीरियोडस यानी पृथ्वी का वर्णन नाम की पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आप बताएंगे हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। पॉइंट है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यह नाम तुर्की की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के कारण दिया गया था। यूरोप का मरीज कौन सा देश कहलाता है, तो आप बताएंगे तुर्की। क्यों तुर्की को ये कहा जाता है? क्योंकि तुर्की की आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम इसे यूरोप का मरीज देश कहते हैं। RRB NTPC एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, धूमकेतु सौर मंडल के छोटे छोटे खंड होते हैं जो कि पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और हेली धूमकेतु हर 75 से 76 साल में पृथ्वी से दिखाई देता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि हेली नाम का जो धूमकेतु है उसे आप कितने वर्ष में देख पाते हैं, तो आप बताएंगे 75 से 76 साल के अंदर हम हेली धूमकेतु को देख सकते हैं। और याद रखिएगा, जितने भी धूमकेतु हैं उनमें से सिर्फ ये हेली धूमकेतु ही एक ऐसा धूमकेतु है जिसे आप अपने जीवन में 2 बार देख सकते हैं और इसे बिना किसी मशीनरी के देखा जा सकता है, नेक्ड आइज से, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये एग्जैक्टली धूमकेतु होता क्या है, तो आप बताएंगे कि पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से मिले छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हें धूमकेतु कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से हम हेरोडोटस को जानते हैं, हेरोडोट्स। नेक्स्ट, हिस्टोरिका नाम की पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप बताएंगे हेरोडोटस ने। हिस्टोरिका नाम की पुस्तक हेरोडोटस ने लिखी थी और हेरोडोटस को ही हम हिस्ट्री के पिता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं युवराज सिंह, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी जिसमें उन्होंने अपने बीमारी का जिक्र किया है, उस बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट, द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, जिसे उनकी बेटी सोनिया सवालिका के साथ मिलकर लिखा गया है। मिल्खा सिंह को आप सभी जानते हैं, वो एक एथलीट हैं जो कि दौड़ने में माहिर माने जाते हैं। उन मिल्खा सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है, उस किताब का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ और इसे मिल्खा सिंह और उनकी बेटी सोनिया सवालिका ने लिखा है। पॉइंट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है, तो सही जवाब है धर्म ग्रंथों को। अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको धर्म ग्रंथों की मदद लेना चाहिए, वही एक महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट,
भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है इस बार एग्जाम में देखने को मिले, तो याद रखिएगा वेद जो हैं भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं। वेद याद रखिएगा। है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, रेल लाइनों की लंबाई के आधार पर भारतीय रेलवे दुनिया में चौथे स्थान पर आता है। रेलवे लाइन की लंबाई अगर माप ली जाए पूरे देश की, तो इंडियन रेलवेज पूरे वर्ल्ड में फैले रेल नेटवर्क के हिसाब से चौथे नंबर पर आता है, फोर्थ पोजीशन पर आता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी इस बेसिक्स चीज़ को जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को जो हमारे देश का संविधान है वो लागू किया गया था, इसलिए हम इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे और इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत ही बेसिक है, इम्पॉर्टेंट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अक्सर एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन, पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं, जबकि कोयले को दफन धूप के रूप में जाना जाता है। कोयले को आप कई बार काले हीरे के रूप में जानते हैं। ये प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है कि काला सोना किसे कहा जाता है। वहाँ पर पेट्रोलियम और कोयला दोनों ही ऑप्शन थे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर कोयले को सेलेक्ट करके आए थे, जो कि यहाँ पर गलत आंसर माना जाएगा। जो पेट्रोलियम होता है उसमें क्या होता है, वो क्या होता है कि ज़मीन से जब बाहर निकाला जाता है तब उसका कलर काला होता है, और पेट्रोलियम ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसे काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। जबकि जो कोयला होता है उसे हम काला हीरा कहते हैं, या फिर इसे आप दफन धूप के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने का एक गणितीय पैमाना है। इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भूकंप को अगर मापना है तो कौन सा डिवाइस आप इस्तेमाल करेंगे। तो आप बताएंगे कि हम भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल नाम के पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो रिएक्टर स्केल है, भूकंप के समय जो तरंगें जनरेट होती हैं, जो वेव्स बनती हैं, उनकी इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता को नापकर भूकंप की तीव्रता के बारे में हमें जानकारी देता है। और इसे हम रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी ऑप्शन के अंदर सीधा सीधा रिएक्टर स्केल ना देकर रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल दिया हो, तो भी आप कंफ्यूज ना होकर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोल किताब फील्ड हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हॉकी के जो जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनकी जो जीवनी है, उनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो किताब गोल के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा, गोल नाम की जो बुक है वो मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा है, और ये हॉकी के खिलाड़ी थे, जादूगर थे अब कह सकते हैं। नेक्स्ट, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की आत्मकथा है। यहाँ पर हम जो बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स बता रहे हैं कि ये कौन से फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा लिखी गई बुक है, तो ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। बुक से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये डेफिनेटली आपसे पूछी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, प्लेइंग टू विन नाम की जो बुक है वो साइना नेहवाल की आत्मकथा है। नेक्स्ट, मधुमेह यानी डायबिटीज़ के जोखिम को कम करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 14 नवंबर को 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, जागरूक लिखा गया था यहाँ पर, ये थोड़ा सा अवॉइड करिएगा इस चीज़ को, सॉरी फॉर दैट। तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है ये। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसे सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें आप क्रिकेट का भगवान कहते हैं, सचिन तेंदुलकर जी की जो जीवनी है उनसे संबंधित किताब अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप लिखेंगे प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। वीडियो जिसमें हमने RRB NTPC एग्ज़ाम 2024 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए निधि एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निधि एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।